हाँ तो विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे मोनोसेकेराइड्स की। मोनोसेकेराइड को क्रियात्मक समूह के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। मोनोसेकेराइड को क्रियात्मक समूह के आधार पर दो भागों में बांटा गया है और दो भाग हैं अपने पास। एक का नाम दिया गया है एल्डोज और दूसरे का नाम दिया गया है कीटोज। एल्डोज और कीटोज वैसे अपन ने पढ़ चुके हैं कल। जिसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, इनके अंदर क्रियात्मक समूह कौन सा होगा? एल्डिहाइड, उनको अपन बोलेंगे एल्डोज। और जिसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है उनको बोलते हैं अपन कीटोज। अगर बात करें अपन एल्डोज की, तो एल्डोज के अंदर अपने पास एग्जांपल था ग्लूकोज का, ग्लूकोज का। और कीटोज का एग्जांपल था अपने पास फ्रक्टोज। ये था अपना मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन। इससे आगे अपन स्टार्ट करेंगे अब ग्लूकोज के बारे में। तो हेडिंग डालो तुम, ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज जनरली तो सब जानते हो, ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है। और जितने भी तुम जैसे फ्रूट्स खाते हो उनके रस के अंदर क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। अंगूर के रस के अंदर भरपूर ग्लूकोज होता है। आप मान सकते हो कि ये ग्लूकोज ही है ना। तो इसके बारे में लिख सकते हैं स्वाद में कैसा होता है? मीठा। स्वाद में मीठा होता है, स्वाद में मीठा होता है। लिखो इसको कि ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है। और शहद देखा तुम लोगों ने, शहद कितना मीठा होता है? शहद वो ग्लूकोज होता है। शहद के अंदर ज्यादा मात्रा में क्या होता है? मीठा। तो लिखो मीठे फल हुए, मीठे फल हुए शहद में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर अपने ग्लूकोज के अणुसूत्र की बात करें, वैसे देख लिया फिर भी लिख लो एक बार। ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है अपने पास C6H12O6। और इसके अंदर क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? क्रियात्मक समूह की बात कर लेते हैं, एल्डिहाइड। क्रियात्मक समूह होता है इसके अंदर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। लिखो, क्लियर? यहां तक आराम से लिख लो। ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है, मीठे फल हुए शहद में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अणुसूत्र होता है इसका C6H12O6 और क्रियात्मक समूह इसका एल्डिहाइड। अब अपन बात करेंगे ग्लूकोज बनाने की विधियां। चले आगे। ग्लूकोज बनाने की विधियां। ग्लूकोज बनाने की अपने पास दो विधियां हैं। और एक अपन बनाएंगे सुक्रोज, जिसको बोलते हैं इक्सू शर्करा। जानते हो इक्सू शर्करा? और इक्सू यानी गन्ना, यानी गन्ने के रस से अपन क्या बनाएंगे, है ना? इक्सू शर्करा यानी गन्ने का रस होता है ना, उससे अपन बनाएंगे ग्लूकोज। एक तो जिसको बोलते हैं अपन इक्सू शर्करा या सुक्रोज बोल सकते हो। और दूसरी विधि अपने पास स्टार्च से। स्टार्च जैसे अपन बात सकते हैं, स्टार्च पाया जाता है अनाज के अंदर। किसमें पाया जाता है? अनाज। अनाज जितने भी अनाज है सब स्टार्च के सोर्स है। तो नंबर 1 विधि लिख लो तुम, सुक्रोज से। ग्लूकोज बनाने की विधियों में नंबर 1 बात करेंगे अपन सुक्रोज से। और इसी सुक्रोज को अपन बोलते हैं इक्सू शर्करा। इक्सू शर्करा का मतलब गन्ने का रस, है ना? ये ध्यान रख लेना, इक्सू शर्करा, है ना? इक्सू शर्करा से, सुक्रोज से। ये पता है कि अपने पास सुक्रोज क्या डाइसेकेराइड है? क्या है? ये वो सुक्रोज है जिसको अपन शक्कर है ना, वो डाइसेकेराइड है। तो इसका क्या करेंगे? जल अपघटन। और इसका अपन जल अपघटन करेंगे तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलेगा। जल अपघटन के लिए एक शर्त है, ये एसिडिक मीडियम में होना चाहिए।
कौन सा मीडियम होना चाहिए? एसिडिक। तो ये सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। इसका कराएंगे अपन जल अपघटन H2, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। प्रेजेंस ऑफ अपने पास मीडियम होगा एसिडिक, या तो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, और इसके अंदर माध्यम लेंगे अपने पास एथेनोलिक। कौन सा मीडियम रहेगा? एथेनॉल। यानी मीडियम की कोई भी रिएक्शंस कराते हैं तो माध्यम के अंदर करवाते हैं, तो एथेनॉल उसके अंदर विलायक, जिसका अपन मान सकते हैं ना विलायक, तो एथेनॉल यहां पर माध्यम रहेगा। प्रेजेंस ऑफ अम्ल होगा, या तो HCl हो सकता है या H2SO4। जल अपघटन कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, तो एक इकाई अपने पास ग्लूकोज की मिलेगी और एक मिलेगी ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज। लिख लो पहले लैंग्वेज, फिर बाद में इसको लिखना रिएक्शन को। पहले लैंग्वेज लिख लो। सुक्रोज को तनु HCl या H2SO4 के साथ, सुक्रोज को तनु HCl या H2SO4 के साथ एथेनोलिक विलयन में गर्म करने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान मात्रा में प्राप्त होता है। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान मात्रा में प्राप्त होता है। उतारो रिएक्शन को। दूसरी स्टार्च बैठा दो, आराम से बोल सकते हो तुम, है ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी आवाज। देखो, जब अपन स्टार्च का भी अपघटन कराएंगे, यहां पर स्टार्च का भी अपघटन कराएंगे। देखो, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल एन, C6H10O5 का होल एन। इसका अपना हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे NH2। NH2O का मतलब होता है जितने अणु इसके लेंगे उतने जल के अणु लेंगे। इसका अपना हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिडिक माध्यम यानी अम्लीय माध्यम के अंदर, और अपने पास इसका टेम्परेचर रखेगा 393 केल्विन। 393 केल्विन ताप के ऊपर इसको गर्म करेंगे, और दाब रहेगा 2 से 3 वायुमंडलीय दाब, 2 से 3 एटमॉस्फेयर। अगर अपन इसको गर्म करेंगे तो यहां पर अपने को मिलेगा ग्लूकोज की इकाइयां प्राप्त होगी C6H12O6, और N ग्लूकोज की। N का मतलब होता है जितने मॉलिक्यूल्स अपन यहां N स्टार्च के लेंगे उतने अपन को क्या मिलेगा? ग्लूकोज के, है ना। लिख लो इसको रिएक्शन में। और देखो एक चीज और, इसमें औद्योगिक स्तर पर अगर ग्लूकोज बनाया जाता है, किससे बनाया जाएगा? स्टार्च से। देखो, सुक्रोज से ग्लूकोज बना रहे तो महंगा पड़ेगा ना, ऑलरेडी सुक्रोज यानी शक्कर से, गन्ने के रस से, और स्टार्च अपने पास अनाज, जैसे आलू के अंदर स्टार्च का भरपूर सोर्स हो, तो आलू अनाज से अगर अपन ग्लूकोज बनाएंगे तो सस्ता पड़ेगा ना, क्योंकि ये अपने पास जो रिएक्टेंट है वो सस्ता है। तो ये औद्योगिक स्तर पर, अगर इंडस्ट्री के अंदर ग्लूकोज बनता हो, कैसे बनता है? स्टार्च। लिखो, यह औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज बनाने की विधि है। यह औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज बनाने की विधि है। इसमें स्टार्च का जल अपघटन, तनु H2SO4 के साथ तनु H2SO4 के साथ 393 केल्विन ताप 393 केल्विन ताप पर किया जाता है। इसमें स्टार्च का जल अपघटन
तनु H2SO4 के साथ 393 केल्विन पर किया जाता है। एटमॉस्फेयर रिएक्शन के अंदर लिखा हुआ है, इतना कुछ भी नहीं, लिख लो रिएक्शंस को। इसके नीचे लिख लेना स्टार्च। क्या लिखोगे? स्टार्च। ये स्टार्च है, वो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज। एन का मतलब नंबर है ना, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या। अपने पास सुक्रोज से, दूसरी स्टार्च से। अब अपन बात करेंगे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, संरचना। आगे हेडिंग डालो, ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज के बारे में अपन जानते हैं, ये एल्डोज है, पढ़ा ना, एल्डोज और कीटोज। तो ग्लूकोज कैसा है? एल्डोज। एल्डोज के बाद में एक और आता है, देखो, एक तो आता है पेंटोज और एक होता है हेक्सोज। पेंटोज यानी 5 कार्बन है, उनको बोलेंगे पेंटोज। हेक्सोज का मतलब होता है जिसके अंदर कितने कार्बन? 6 कार्बन। तो अपन कह सकते हैं ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है। कैसा है? एल्डोहेक्सोज है कि नहीं? एल्डोहेक्सोज। अरे एल्डोहेक्सोज है कि नहीं भी, क्योंकि इसके अंदर एल्डोज यानी एल्डिहाइड्स में, हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है। और ग्लूकोज जनरली पाया जाता है बहुत सारी जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, जैसे मोनोसेकेराइड की बात करें, ओलिगोसेकेराइड की बात करें या पॉलीसेकेराइड की बात करें, सभी की एकलक इकाइयां कौन है? ग्लूकोज। जनरली ज्यादातर की इकाइयां, एकलक का मतलब होता है जिनसे मिलकर बना चेन, ग्लूकोज की चेन जुड़ करके अपने पास मोनोसेकेराइड बना रहा है। ग्लूकोज और दूसरे एकलक मिलकर के डाइसेकेराइड बनाएंगे, पॉलीसेकेराइड बनाएंगे, ओलिगोसेकेराइड बनाएंगे। तो ये विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं अपन। कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज, अभी देखा अपन ने सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज और सेलुलोज। सेलुलोज, सेलुलोज में एकलक के रूप में पाया जाता है। में एकलक, एकलक का मतलब होता है मोनोमर। क्या होता है? मोनोमर। एकलक के रूप में पाया जाता है, एकलक के रूप में पाया जाता है। दूसरी बात, इसका अणुसूत्र पहले भी पढ़ा, क्या है इसका अणुसूत्र बताओ? C6H12O6। यहां तक अपन ने पढ़ चुके हैं और पता है ना? ये लिख लो पहले तीनों बातें। इसका सूत्र कैसे बनेगा? इसका सूत्र कैसे बनेगा उसके बारे में कुछ रिएक्शंस है, क्योंकि सबसे पहले डिस्को पता चल गया ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6, पर अब इसको संरचना सूत्र कैसे बनेगा इसके लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शंस। तो नीचे एक लाइन लिखो, तुम लिखो, लिखो, निम्न अभिक्रियाओं के आधार पर, निम्न अभिक्रियाओं के आधार पर निम्न अभिक्रियाओं के आधार पर ग्लूकोज की संरचना ग्लूकोज की संरचना को दर्शाया गया है। निम्न अभिक्रियाओं के आधार पर ग्लूकोज की संरचना को दर्शाया गया है। बिठा दो इसको। अब देखो अपन डायरेक्ट इसका सूत्र, जैसे ग्लूकोज का सूत्र मैं बात कर रहा हूं, ये अपने पास ग्लूकोज का अणुसूत्र है, और ग्लूकोज के सूत्र की बात करूं तो अपन ने देखा था ये होता है ना, देखो ये ग्लूकोज का सूत्र है। अब ये अपने पास ग्लूकोज का सूत्र है, तो अब सबसे पहले बात आती है कि इसके अंदर, अब इसके अंदर कोई आपको एल्डिहाइड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना इसके अंदर। तो अपने इसको इस रूप में लिखा, इसको इस रूप में लिखा। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि इस अणुसूत्र को इस रूप में क्यों लिखा, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। उस रिएक्शन के बाद में जो टेस्ट आया उससे पता चलेगा कि इसके अंदर ये जो अणुसूत्र है इसके अंदर एक एल्डिहाइड समूह है, इससे पता चला कि इसके अंदर OH समूह है, इसके अंदर टेस्ट करेंगे उससे पता चलेगा कि इसके अंदर 6 कार्बन एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो केमिकल रिएक्शन से पता चलेगा, तब जाके अपन इस सूत्र पर आएंगे। अभी अपने पास केवल अणुसूत्र ही है, तो रिएक्शंस कौन कौन सी है वो अपन पढ़ेंगे।
नंबर 1 लिखाओ। नंबर 1 रिएक्शन है HI के साथ अभिक्रिया। नंबर 1 लिखना है इसमें, लिखो HI के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया। देखो अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन कराऊंगा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, में ग्लूकोज को ऐसे लिख सकता हूं, देखो पूरा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये है, CHO COH H, वापस लिख रहा हूं मैं स्ट्रक्चर एक बार, COH H COH H COH H और CH2OH, ये है। अब देखो 1 2 3 4 सेम है कि नहीं, 4 सेम है, तो मैं चारों को एक साथ कर सकता हूं ना, COH H का होल 4, यानी मैं शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकता हूं, COH H का होल 4, क्योंकि ये कितनी बार, 4 बार, और नीचे CH2OH, तो ये थोड़ा सही रहेगा अपने के लिए, शॉर्ट में रहेगा लिखने के लिए, तो ऐसे लिख सकता हूं इसको। जब भी केमिकल रिएक्शन कराऊंगा ग्लूकोज को कैसे लिखूंगा, ऐसे। इन 4 का मतलब क्या है ये, पर तीसरे नंबर का OH उल्टा, ये आपको अंडरस्टूड है, क्लियर है ना, ये अंडरस्टूड है इसका मतलब, पर ये एक इस तरह के 4 आगे 1 2 3 4 ऐसे लिखूंगा मैं ना, जब भी रिएक्शंस करेंगे। देखो जब अपन ग्लूकोज की रिएक्शंस कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, OH H का होल 4 और CH2OH, जब इसकी रिएक्शंस कराते हैं अपन HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, और इसको गर्म करते हैं अपन, इसको हीट देंगे और गर्म करेंगे, तो इससे अपने को मिलेगा एन हेक्सेन। क्या मिलेगा, एन हेक्सेन, यानी ये वाली CH3 CH2 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 CH3, एन हेक्सेन, एन का मतलब नॉर्मल हेक्सेन। देखो इसमें एक सीधी श्रृंखला मिली अपने, है ना, तो इस रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज का मतलब होता है ये अणुसूत्र C6H12O6, इसके अंदर 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, इसे पता चला। इस रिएक्शन से क्या पता चला, C6H12O6 के अंदर 6 कार्बन एक श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए, तो लिख लो HI के साथ अभिक्रिया। पहले लैंग्वेज लिखो, लिखो लैंग्वेज, लिखो ग्लूकोज को, हेडिंग डाली ना, ये HI के साथ अभिक्रिया डाली, अब लिखो, लिखो ग्लूकोज को HI के साथ, HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, ग्लूकोज को HI के साथ HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर, लंबे समय तक गर्म करने पर, ग्लूकोज को HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर एन हेक्सेन प्राप्त होती है, एन हेक्सेन प्राप्त होती है, एन हेक्सेन प्राप्त होती है, जो इस बात की पुष्टि, जो इस बात की पुष्टि करती है कि, जो इस बात की पुष्टि करती है कि, जो इस बात की पुष्टि करती है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन, ग्लूकोज में 6 कार्बन, ग्लूकोज में 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए। उतार लो इस रिएक्शन को।